नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत और यूरोपीय संघ ने 9 वर्ष के बाद भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू की। केंद्र सरकार ने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण अवसंरचना घोषित किया। भारत बांग्लादेश ने संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक आयोजित की। जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की बैठक आयोजित हुई। पड़ोसी देशों में संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कर्ज घटाने को कहा है और पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित है। भारत और यूरोपीय संघ ने 9 वर्ष के अंतराल के बाद भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू की है। इस बार ये वार्ता मुक्त व्यापार समझौते के अलावा अन्य समझौतों पर भी शुरू हुई है, जैसे कि पृथक निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक समझौता। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्ष 2021-22 में भारत का इसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 116.36 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है, यानी कि भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। यूरोपीय संघ को किए जाने वाले भारत के प्रमुख निर्यात में शामिल है खनिज ईंधन, यांत्रिक उपकरण, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण, फार्मास्यूटिकल और कीमती पत्थर आदि। भारत ने वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू की थी, लेकिन वर्ष 2013 में वार्ता रुक गई थी और इसी वजह से दोनों पक्ष ऑटोमोबाइल और स्पिरिट, कृषि और डेयरी पर शुल्क और पेशेवरों की आवाजाही जैसे मुद्दों पर किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के महत्व के बारे में। ये भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में मदद करेगा। वहीं घरेलू निर्माताओं को यूरोपीय संघ के सस्ते आयात तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ को भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास का मुख्य स्रोत माना जाता है। मुक्त व्यापार समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। यूरोपीय संघ भी एक बड़े बाजार की तलाश कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार स्थिर हो गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ भी उसका व्यापार कम हो रहा है। मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। ये नकारात्मक सूची के आधार पर एक दूसरे पक्ष को तरजीही सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा निवेश संरक्षण समझौता एक पारस्परिक समझौता है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता पक्ष एक दूसरे के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा किए गए निजी निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का वचन देते हैं। वहीं भौगोलिक संकेतक समझौता जीआई उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और पूर्वानुमान आधारित विनियामक परिवेश स्थापित करता है। अगली खबर महत्वपूर्ण अवसंरचना से संबंधित है। केंद्र सरकार ने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण अवसंरचना घोषित किया। महत्वपूर्ण अवसंरचना यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में भी जाना जाता है। ये उस भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली को कहा जाता है जिसकी अक्षमता या जिसके नुकसान से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या रक्षा ढांचे को हानि हो सकती है। महत्वपूर्ण अवसंरचना के समक्ष जो खतरे हैं उनमें शामिल हैं प्राकृतिक खतरों के तहत भूकंप या सुनामी, मानव जनित खतरे हैं आतंकवाद, आर्थिक जासूसी आदि, और दुर्घटना से संबंधित खतरे हैं पावर ग्रिड या सुरक्षा प्रणाली की विफलता। आईटी संसाधन देश की अवसंरचना में अनगिनत महत्वपूर्ण परिचालनों का आधार है। इनकी परस्पर संबद्धता यानी कि इंटरलिंकिंग को देखते हुए इनमें किसी भी प्रकार की बाधा सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए इन्हें महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। ऐसे में महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी NCIIPC। ये महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। दूसरा है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्ट इन।
ये कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने वाली नोडल एजेंसी है। तीसरा है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC। ये साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। चौथा है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 घोषित की गई है, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है। आपको बता दें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी महत्वपूर्ण अवसंरचना के तहत परिवहन, विद्युत एवं ऊर्जा, संचार, शासन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा तथा रणनीतिक और सार्वजनिक उद्यम आते हैं। भारत बांग्लादेश ने संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक आयोजित की। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने के लिए रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए। इसके अलावा दोनों देश रेलवे क्षेत्र के साथ साथ सीमा पार नदी प्रबंधन और संरक्षण में भी संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। भारत बांग्लादेश के साथ 54 सीमा पारीय नदियों को साझा करता है। इनमें से तीस्ता और गंगा नदियों और बराक नदी पर विद्युत परियोजना आदि को लेकर विवाद है। भारत बांग्लादेश संबंधों के महत्व की बात करें तो ये पूर्वोत्तर की सुरक्षा और संपर्क के लिए जरूरी है। एक मित्र देश के रूप में बांग्लादेश ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्य भू आबद्ध हैं। ऐसे में इन राज्यों को बांग्लादेश के माध्यम से समुद्र तक पहुंचने का एक छोटा मार्ग मिल सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सेतु। बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक स्वाभाविक स्तंभ है। साथ ही वो बिम्स्टेक के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत पहल का भी महत्वपूर्ण घटक है। व्यापार संबंध की दृष्टि से भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ये चीन को संतुलित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तटस्थ बांग्लादेश इस क्षेत्र में आक्रामक चीन को नियंत्रण में रखना सुनिश्चित करेगा। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने पद्मा ब्रिज के बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा होने के चीन के दावों का खंडन किया है। पद्मा ब्रिज बांग्लादेश की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है। अगली खबर जलवायु और ऊर्जा पर आधारित है। जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की बैठक आयोजित हुई। MEF बैठक के कई उद्देश्य थे। जलवायु कार्रवाई को और मजबूत करके COP26 में हासिल की गई प्रगति को जारी रखना है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच को वर्ष 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लॉन्च किया था। इस मंच का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतर प्रयासों के लिए प्रमुख उत्सर्जक देशों यानी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाना है। MEF में भाग लेने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UK। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इन अर्थव्यवस्थाओं का लगभग 80% हिस्सा है। इन बैठकों में कई नई पहलों की घोषणा की गई है, जैसे कि ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे। इसमें तेल और गैस क्षेत्र से मीथेन रिसाव, वेंटिंग यानी निकास और फ्लेयरिंग से निपटना आदि शामिल है। यहाँ फ्लेयरिंग का मतलब है अचानक से उठने वाली आग। इसके अलावा सामूहिक 2030 शून्य उत्सर्जन वाहन लक्ष्य और हरित नौवहन चुनौती की घोषणा की गई। इसे परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन चुनौती के लिए इस पहल की घोषणा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए की गई है और उर्वरक दक्षता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों की भी घोषणा की गई है। भारत ने इस मंच के सदस्यों से लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने का भी आह्वान किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लाइफ का विचार प्रस्तुत किया था। अगली खबर देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पड़ोसी देशों में संकट को देखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों से कर्ज घटाने को कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र ने सभी राज्यों से बढ़ते कर्ज के बोझ पर नियंत्रण रखने का सुझाव दिया है। इसका कारण ये है कि उनके प्रदर्शन का देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रेखांकित किया था कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़कर 31.2% हो गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य सरकारों के लिए ऋण GDP अनुपात 20% और केंद्र के लिए ये अनुपात 40% रखने की सिफारिश की थी। इस बढ़ते हुए कर्ज के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण राजस्व की हानि हुई है।
वस्तु एवं सेवा कर के कारण राजकोषीय स्वायत्तता कम हुई है। चुनाव के दौरान लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त उपहारों से भी खर्च बढ़ा है और इन स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों की कर्ज की स्थिति में सुधार के कुछ कदम उठाए हैं। क्योंकि राज्यों की वित्तीय स्थिति कई कारणों से महत्वपूर्ण है। देश के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का लगभग 2/3 हिस्सा राज्यों से आता है। इसके अलावा राज्य केंद्र की तुलना में 5 गुना अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। बढ़ता हुआ कर्ज एक दुष्चक्र को जन्म दे सकता है और इसमें राज्य अपनी राजस्व आय को नई परिसंपत्तियां बनाने की बजाय ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर होते हैं। इनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव है क्योंकि कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं भारत के पड़ोसियों की अर्थव्यवस्थाओं जितनी बड़ी हैं और इसीलिए केंद्र ने राज्यों को कई सुझाव दिए हैं, जैसे कि फसल विविधीकरण को अपनाएं, यानी कि धान और गेहूं की खेती को हतोत्साहित करें जबकि दलहन और तिलहन को प्रोत्साहित करें। शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, पदों को भरें और उन्हें प्रशिक्षित करें। इसके अलावा मलिन बस्ती पुनर्विकास और क्लस्टर विकास पर बल दें। टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए अत्याधुनिक शहरी नियोजन अपनाएं। पारगमन गलियारों के साथ शहरी विकास पर बल दें और कर्ज का बोझ एवं राजकोषीय घाटा कम करें। अगली खबर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपदा से संबंधित है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वर्षा में भी कमी आने के कोई संकेत नहीं है। इससे भयंकर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखी जा रही हैं। ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी सहायक नदियों के बाढ़ के मैदान अत्यधिक बाढ़ प्रवण हैं। आपको बता दें कि नदी से सटे भूमि के समतल क्षेत्र को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। इस क्षेत्र में बाढ़ आने के कई कारण हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तलछट भार विश्व में सबसे ज्यादा है। तलछट नदी की जलवहन क्षमता को कम करता है। इस क्षेत्र की भूकंप प्रवण प्रकृति के कारण ब्रह्मपुत्र का स्वरूप अस्थिर बना रहता है। ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी कई सहायक नदियों के आसपास तटीय अपरदन जारी है और इनमें मलबा जमा हो रहा है। इसके अलावा और कई मानव जनित कारण हैं, जैसे कि बस्ती का प्रसार, वनों की कटाई, जल ग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि, वन भूमि और जल निकायों का अतिक्रमण। इन सभी कारणों को देखते हुए बाढ़ रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि अल्पावधिक उपायों की बात करें तो इसमें नदियों पर तटबंधों का निर्माण करके उन्हें और मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा नदी तल को गहरा करके साथ ही दीर्घावधिक उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए। इनमें शामिल है एकीकृत बेसिन प्रबंधन प्रणाली। ये बेसिन साझा करने वाले सभी देशों को एक साथ लाती है। इसके अलावा बाढ़ मैदान जोन का निर्माण। आपको बता दें कि बाढ़ प्रवणता के आधार पर बाढ़ मैदानों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें खेती, शहरीकरण आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और नदी प्रवाह मार्ग में सुधार करना शामिल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उत्पीड़ित वर्गों के विरुद्ध अत्याचार पर गृह मंत्रालय की सलाह। गृह मंत्रालय ने उत्पीड़ित वर्गों, विशेष रूप से दलितों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी पत्र जारी किया है। इसमें दलितों के विरुद्ध अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्यबल या बुनियादी ढांचे का प्रयोग करना शामिल है। साथ ही जांच में देरी यानी कि FIR दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों से ज्यादा होने पर निगरानी जिला और राज्य स्तर पर 3 महीनों में एक बार की जानी चाहिए और अपराध की घटनाओं से तत्काल निपटने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। अग्निपथ योजना। केंद्र ने 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए कई सहायता उपायों की पेशकश की है। आपको बता दें कि संपूर्ण देश में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये पेशकश रखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा सिविल पदों तथा सभी 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को कवर करने वाली नौकरियों को आरक्षित करेगा। इसके अलावा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों के सुचारू प्रवेश के लिए अवसरों की घोषणा की है। अग्निपथ योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा 15 जून 2022 का न्यूज टुडे का अंक सुन सकते हैं। कृषि तकनीक में ई-कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने कृषि तकनीक में ई-कॉमर्स को सक्रिय करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य नवीन समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है। ये समाधान कृषि क्षेत्र में ई-कॉमर्स को अपनाने में सहायता कर सकते हैं। कृषि तकनीक कृषि प्रक्रियाओं की दक्षता और उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी नवाचार का उपयोग है। कृषि तकनीक के अन्य लाभों में लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, कृषि प्रथाओं में विस्तृत अंतर्दृष्टि और कई मौसमों में भूमि उपयोग व्यवहार आदि शामिल हैं।
ब्लैक स्वान घटना। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रमुख ब्लैक स्वान घटना में भारत से $100 बिलियन की पूंजी के बहिर्प्रवाह होने की संभावना है। ब्लैक स्वान घटनाओं की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। इन्हें बाहरी कारकों द्वारा प्रेरित माना जाता है। इनके संबंध में कोई पिछला डेटा उपलब्ध न होने के कारण निकट भविष्य में इन घटनाओं का अनुमान लगाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए .com क्रैश, 9/11 हमले और ब्रेग्जिट आदि। ये घटनाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें सकारात्मक या नकारात्मक ब्लैक स्वान घटना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये घटनाएं स्वयं को दोहराती नहीं हैं, इसलिए इनका प्रतिरूपण मुश्किल है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना ESIC। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 2022 के अंत तक ESI योजना देश में लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही ये स्वास्थ्य देखभाल लिंक वर्कर्स के लिए अपने मेडिकल कॉलेजों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। वर्तमान में इसे 443 जिलों में पूर्णतः लागू किया गया है। ESI योजना का उद्घाटन वर्ष 1952 में किया गया था। इसे एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसमें 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी गैर मौसमी कारखानों और केंद्र और संबंधित राज्य द्वारा पहचाने गए अन्य कार्यस्थलों को भी शामिल किया गया है। ESIC एक सांविधिक निकाय है। इसे ESI अधिनियम 1948 के माध्यम से कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और रोजगार हानि के मामले में कुछ लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। विशेष रूप से महामारी के दौरान इस योजना के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग किया गया था। इस योजना ने यूनेस्को की मान्यता यानी कि यूनेस्को का राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार प्राप्त किया है। PM ई विद्या पहल डिजिटल या ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इससे बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सकेगा। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया अध्ययन ने कैद अवस्था में चीतों में प्रजनन में कठिनाइयों को रेखांकित किया। हाल ही में संपन्न एक अध्ययन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि चीतों के लिए कैद में प्रजनन करना अत्यधिक कठिन है। मादा चीता एकांत प्रिय होती है और बहुत दूर तक घूमती है, जबकि नर छोटे क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और मादा के वहां से गुजरने पर संसर्ग करते हैं। इससे प्रजनन की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा कम संतानों के साथ चीता की आबादी न तो बढ़ सकती है और न ही पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल हो सकती है। ये अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8-10 चीतों को लाकर बसाने का निर्णय लिया है। मेघालय की बांस में रहने वाली चमगादड़ प्रजाति। मेघालय में नोंगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य के वन्य क्षेत्र के निकट बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लिस्क्रोपस मेघलायनस है। इस नई खोज के साथ भारत में ज्ञात चमगादड़ प्रजातियों की कुल संख्या 131 हो गई है। मेघालय देश में सबसे अधिक चमगादड़ विविधता रखता है। ये बांस के इंटरनोड्स यानी 2 जोड़ों के बीच में एक नाजुक भाग में रहते हैं। वर्तमान खोज दक्षिण एशिया से मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ की पहली रिपोर्ट है। ग्लिस्क्रोपस वंश के मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया की 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियों में शामिल हैं। ऑपरेशन संकल्प। ये ऑपरेशन अपने संचालन के 3रे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने जून 2019 में खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया था। इसे ऑपरेशन संकल्प कूट नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले पोतों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं के लगभग 85% के लिए आयात पर निर्भर है और साथ ही भारत का लगभग 60% तेल आयात खाड़ी क्षेत्र से होता है। पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना। चीन द्वारा नेपाल में पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना से पीछे हटने के 4 वर्ष के बाद भारत इस परियोजना का दायित्व ग्रहण करेगा। इसे नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में सेती नदी पर बनाने की योजना है। नेपाल 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ विद्युत स्रोतों में समृद्ध है। भारत को नेपाल के लिए एक व्यवहार्य बाजार के रूप में देखा जाता है, लेकिन समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में भारत की अक्षमता पर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में।
ट्यूनीशिया, यहाँ की राजधानी ट्यूनिस है। हाल ही में ट्यूनीशिया में संवैधानिक बदलावों पर योजनाबद्ध जनमत संग्रह और दर्जनों न्यायाधीशों की बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। ट्यूनीशिया भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर स्थित एक उत्तर अफ्रीकी देश है। ये मगरेब क्षेत्र का एक हिस्सा है। वर्ष 2011 में ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति के रूप में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। ये लीबिया और अल्जीरिया के साथ अपनी भूमि सीमाओं को साझा करता है। ट्यूनीशिया का सबसे बड़ा द्वीप गेवेस की खाड़ी में स्थित जेरबा द्वीप है। इसका उच्चतम बिंदु है माउंट चाम्बी और सबसे बड़ी नदी है मेडजेरदा नदी। और अगला महत्वपूर्ण स्थान है लीबिया। इसकी राजधानी है त्रिपोली। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सरकार लीबिया में सीरियाई लड़ाकों को तैनात कर रही है। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये भूमध्य सागर, मिस्र, सूडान, नाइजर, चाड, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया से घिरा हुआ है। लीबिया के उत्तर पश्चिम में नफसाह पठार और अल जिफ्राह मैदान तथा उत्तर पूर्व में अखदार पर्वत और सहारा पठार स्थित हैं। आपको बता दें कि अखदार पर्वत ग्रीन माउंटेन का हिस्सा है। लीबिया में कोई स्थायी नदियां नहीं हैं। लीबिया की जलवायु उष्ण शुष्क है। ये गर्म शुष्कता घिबली से बढ़ जाती है, जो कि एक गर्म शुष्क पवन है। ये पवन पूरे देश में दक्षिण दिशा से प्रवाहित होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, मास्क पहनिए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।